धनबाद सांसद उर्फ भगवान, उनको मैं भगवान ही मानता हूँ, बाघमारा के भगवान है और धनबाद के सांसद हैं। वो इतने कमज़ोर हो गए कि उस व्यक्ति को उन्होंने अपने मीडिया इंटरव्यू के दौरान उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ा जिसने लगभग 28 से 30 साल पहले इस दुनिया को छोड़ दिया, जो झारखंड आंदोलनकारी रहा, एक शहीद रहा। हालांकि मैं उनके माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और निसंदेह उनके माता पिता पुण्य आत्मा थे, उन्होंने पुण्य कर्म किया होगा, तभी तो एक बिना विजन का, बिना सामाजिक सोच का व्यक्ति आज सांसद तक पहुंच गया। तो निसंदेह उनमें उनके माता पिता के कर्म है। तो मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं जो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि सांसद को सद्बुद्धि दे। मांडी जी ने तो इतना कहा कि देवघर की डीसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया, तो ये तो सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, आज आप हैं कल कोई और होगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का अनुपालन हो। और प्रोटोकॉल में यही होता है, जनप्रतिनिधि विधायिका कार्यपालिका से बस कुछ ही दिनों में युवा झारखंडी नेता और डुमरी के विधायक जयराम महतो, डॉक्टर जयराम महतो बनने वाले हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना फाइनल पेपर सबमिट किया है और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए बधाई। और आप उस जगह पर पहुंचे जहां पहुंचना एक वर्किंग विधायक के लिए बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले क्या कहेंगे जो लोग आपको, जो युवा आपको सुन रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, भावुक लम्हा है राजकुमार साहब, बहुत ही भावुक लम्हा है। आज के दौर में जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ से पीएचडी करना बहुत ही कठिन कार्य है। मेरे गांव में एक ही साथ मेरे एक चाचा भी हैं, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट को पास किया था और लगता है हम लोग दोनों साथ में पीएचडी कर रहे हैं। इससे पहले हमारे गांव का इतिहास नहीं है पीएचडी का। तो जिस बैकग्राउंड से आकर, जिस इकोनॉमिकल, हालांकि हमारे चाचा के पिताजी का सर्विस था तो उनका कंडीशन हम अलग थोड़ा रखेंगे, लेकिन मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ से जहाँ बच्चे बहाने बनाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जहाँ वह दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जगहों पर काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं, वैसे लम्हे में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद अभी मैंने एक बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते आप पीएचडी तक जाना और पीएचडी को मुकम्मल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो निसंदेह एक भावुक लम्हा है और इसके लिए मैं सबों का शुक्रिया करूंगा, अपने माता का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का, जिन्होंने हमेशा मेरा कोऑपरेट किया है। और मेरी माँ को तो पीएचडी का मतलब भी नहीं मालूम, लेकिन जब लोग गाँव के या फिर कोई रिश्तेदार आते थे तो उसको कहती थी कि बेटे में पीएचडी कर रहा लो, शायद को बड़का पढ़ाई लगे। तो काफ़ी गौरवान्वित लम्बा है और हमेशा सपोर्ट रहा। और उसके बाद इस उपाधि तक आने में बहुत सारे हमारे सहयोगियों का समर्थन रहा। निसंदेह उनका जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, मैं सबों का बाकायदा नाम के साथ उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो एक बहुत बड़ी जर्नी यहाँ तक। आप एमएलए जयराम महतो की आलोचना करें, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं एक एमएलए हूँ, उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मैं जहाँ से उठकर मैंने पीएचडी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ा, उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उस सामान्य परिवार से आता हूँ जो हजारों लाखों युवाओं के लिए आदर्श बन सकता है, जिसने विकट परिस्थितियों में आकर पीएचडी की उपाधि की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद खासियत ये भी रहा कि शायद झारखंड की राजनीति में, मैं देश की नहीं कह सकता, झारखंड की राजनीति में मैं पहला विधायक हूँ जिसने कंटिन्यू, मैंने कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा और विधानसभा का सदस्य भी रहा। तो ये मेरे लिए काफी टफ रहा। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं। आप जब राजनीति में आते हैं, आप कोई अगर मुखिया या जिला परिषद होकर अगर बीएड एमए करने जाते हैं तो कठिनाई होती है। हम तो विधायक बन के, अभी राज्य स्तरीय नेता बन के पीएचडी के लिए आए। दो मेरा सबमिशन विधायक बनने से पहले हुआ था, 2 सबमिशन मेरा विधायक बनने के बाद हुआ, और एक जो अंतिम होगा, जिसको भाईवा कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, उस दिन अखबारों के माध्यम से और तमाम नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पूरे राज्य को सूचना दे दी जाएगी कि जयराम कुमार महतो ने इस विषय के इन गाइड के नेतृत्व में पीएचडी की उपाधि प्रदान की, हासिल की। आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आए हुए हैं धनबाद, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि वो जो वर्तमान सरकार की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो नीति है उसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जिन क्षेत्रों में मगही और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ पर उसको नहीं हटाया जाए। सरकार की यह नीति दोषपूर्ण है और उस पर समीक्षा होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा है कि जो झारखंड विविधताओं का राज्य है, अगर कुछ जिले, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां उन भाषाओं का बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं तो वहां के लोगों की राय ली जाए। लेकिन ओवरऑल अगर झारखंड की बात कही जाए तो जिन भाषाओं की मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं वह मूलतः उनका ओरिजिन बिहार में हुआ है। अतः क्षेत्रीयता के आधार पर झारखंड अलग राज्य निर्माण के आधार पर उतना जोर नहीं करना चाहिए। एक बात और है, अभी जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, राज्यसभा का चुनाव। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जो झारखंड विविधताओं का राज्य है, अगर कुछ जिले, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां उन भाषाओं का बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं तो वहां के लोगों की राय ली जाए। लेकिन ओवरऑल अगर झारखंड की बात कही जाए तो जिन भाषाओं की मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं वह मूलतः उनका ओरिजिन बिहार में हुआ है। अतः क्षेत्रीयता के आधार पर झारखंड अलग राज्य निर्माण के आधार पर उतना जोर नहीं करना चाहिए।
एक बात और है, अभी जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है और आपके बिना, चूंकि आप भी एक एमएलए होने की वजह से एक वोट आपका भी है, तो आपका पक्ष जो है, या अभी तक कांग्रेस ने आपको संपर्क किया या बीजेपी ने? नहीं, संपर्क किसी ने नहीं किया है राजकुमार जी। जो प्रत्याशी बनेंगे, संभावना है 3 या 4 प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि 2 प्रत्याशी बनेंगे तो बिना वोटिंग के ही वो जीत जाएंगे। तो लगता है 3 या 4 प्रत्याशी बनेंगे। मैं सबसे व्यक्तिगत मिलूंगा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए उनके सामने एक रोड मैप रखूंगा। अगर वो सहमति और भरोसा दिलाएंगे तो मैं सोचूंगा, चाहे वो किसी दल का रहे, क्योंकि अब यहाँ राज्यसभा का चुनाव 1 वोट से हमारा जो अंतर हो सकता है और उसके लिए जो मैं अपेक्षाएं रख सकता हूँ वो अपने क्षेत्र के लिए रखूंगा। अगर उनके साथ हमारा मेल मिलाप ठीक रहा तो विचार करेंगे। अभी जो कोयलांचल में चीज़ें आप देख रहे हैं, लगातार भूदशान की घटनाएं हो रही है, केंदुआ डैम में हुआ, और रोज गोलीबारी की घटनाएं सुनने को मिल रही है। आप इस तरह की व्यवस्था के लिए, कुव्यवस्था के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसको व्यवस्था के लिए मैं राज्य सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ। राज्य सरकार में कहीं ना कहीं आज जो पदाधिकारी हैं वो अनियंत्रित हैं, उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। और एक सामान्य सा एक प्रखंड स्तर का अधिकारी सीधा कहता है कि हमारी बातचीत, हमारी पोस्टिंग सीधे सीएमओ से होती है। तो ये तो सच्चाई है। और आप देखे होंगे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, जेपी पटेल, हजारीबाग के वर्तमान सांसद मनीष जायसवाल, इन 5 ने जो सोशल मीडिया में आकर लिखा, किसी ने लिखा डीसी फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी ने कहा कि वीडियो मेरी नहीं सुन रहे हैं, और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्रशासन प्रोटोकॉल को मान ही नहीं रही है। बाबूलाल मरांडी जी ने तो इतना कहा कि देवघर के डीसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। तो ये तो सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, आज आप हैं कल कोई और होगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का अनुपालन हो। और प्रोटोकॉल में यही होता है, जनप्रतिनिधि विधायिका कार्यपालिका से ऊपर है, वो रूल बनाकर देती है, उस रूल को वो निर्वहन करती है और सुचारू रूप से संचालन करने में भूमिका का निर्वहन करती है। और तो कार्यपालिका का जो प्रोटोकॉल विधायिका के प्रति होता है, ये उन्हीं में से एक कड़ी है आज निरंकुश का होना। इसीलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री को समीक्षा करनी चाहिए और इन विषयों का जो त्रुटियां सामने आ रही हैं उसका निराकरण करना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने सांसद ढोलू महतो से बातचीत की थी, और आपका ही एक कुछ दिन पहले का बोला गया वीडियो था, जो हमने उनको उस माध्यम से मैंने सवाल पूछा कि आपके जो जितने भी संपत्तियां हैं, खास करके कई भट्टों हैं जिसमें या तो आप या फिर आपके लोगों का नाम आ रहा है, इस पर आपको सफाई देनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो हम खुले मन से बोल नहीं सकते। बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हम पीएचडी के स्कॉलर हैं। ये फिलोसफी एक अलग दुनिया में आपको लेके जाती है। अब दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी इन छोटी मोटी आलोचनाओं, टीका टिप्पणी की परवाह नहीं करते हैं, ऊपर शमशान में बैठते हैं। हम थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर उठे हैं। लेकिन किसी के पिता तक चले जाना, अच्छा, क्योंकि आप एक आंदोलनकारी रहे हैं। सबसे पहला बात, धनबाद सांसद उर्फ भगवान, उनको मैं भगवान ही मानता हूँ, बाघमारा के भगवान है और धनबाद के सांसद हैं। वो इतने कमजोर हो गए कि उस व्यक्ति को उन्होंने अपने मीडिया इंटरव्यू के दौरान उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ा जिसने लगभग 28 से 30 साल पहले इस दुनिया को छोड़ दिया है, जो झारखंड आंदोलनकारी रहा, एक शहीद रहा है। और अभी इस भाव से मुझे लगता है वो बड़ी कमजोर होने लगे हैं दिन प्रतिदिन। हालांकि मैं उनके माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और निसंदेह उनके माता पिता पुण्य आत्मा थे, उन्होंने पुण्य कर्म किया होगा, तभी तो एक शब्दों की गरिमा तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उनकी क्या परिस्थिति है सबको मालूम है। जनता ने उनको वोट देने के बाद जनता को कितना पछतावा हुआ, ये मेयर चुनाव में दिखा। बिल्कुल। एक चीज और, आप तो रांची में भी आपको आवास मिल चुका है, लेकिन आपका जो घर का जो पुश्तैनी आवास है वो जीर्णोन्मुख अवस्था में आज भी है। अब सिंपल उसका मरम्मत हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं दादी और मम्मी के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करते हैं? राजकुमार जी, 1.5 साल में संभव नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी दान कर देते हैं। कोई भी अगर जयराम महतो के पास आता है भावुक होकर, अगर कुछ भी कहता है, वो कहाँ का है परवाह नहीं, हम एक ही लाइन कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखो इसको देखो, यथासंभव इसकी मदद करो। वो कहीं का रहे, दूसरे लोग भी मदद करते हैं, अपने क्षेत्र और अपने कार्यकर्ताओं की करते हैं। मेरे पास कोई रैंडमली भी आता है। अभी एक पाकुड़ की बहन वहाँ से फ़ोन की, बोली पटना में कहीं एडमिट है। बोले दीदी क्या कर सकते हैं, बोला कोई सहयोग करिए। हमने तुरंत उनको फ़ोन पे 12,000 रुपये भेजे। तो जयराम महतो ये सिर्फ इसलिए कर पा रहा है चूँकि लोगों ने उसे जिताया है, वो उस पृष्ठभूमि से आता है। तो संभव नहीं कि 1.5 साल में हम अपना घर बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम घर नहीं बनाएंगे। हम अपना आकार भी बढ़ाएंगे, हम अपनी आर्थिक स्थिति भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे तभी मेरे कार्यकर्ता मजबूत होंगे, मेरे लोग मजबूत होंगे। इसलिए अभी नाजुक लम्हा है। इस नाजुक लम्हे में मैं अपने निजी मकान के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सब दिन ऐसा रहेगा। जरूर गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन आज अब गरीब नहीं रहे, अब हम लोग भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन अभी तुरंत बना पाना संभव नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे कार्य करने होंगे जो अनैतिक होंगे, और मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि अब
नाम के सामने डॉक्टर जयराम भी लग जा रहा है, और ठीक आपके बगल में जो आपके साथी लोग कह रहे हैं, लगभग सभी लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आपका कब तक विचार है विवाह करने का? देखेंगे, चूंकि एक राज्य की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, लोगों की समस्याएं सुनते सुनते आप देख ही रहे हैं लगातार किस प्रकार की। आप अभी धनबाद रहे, बोकारो रहे, गिरिडीह आसपास रहे, आप जाके इतनी गर्मी में देखिए कौन सा विधायक एक्टिव है, कैसे लोग की जनता सुनता है, आसान नहीं है। तो मैंने लगभग जनता के लिए अपना जीवन निछावर किया। उसके बीच में अगर फुर्सत मिले, लगे ठीक ठाक, परिस्थितियाँ ठीक ठाक, तो सोचा जाएगा। आपके हिसाब से जो एक बहुत कम समय में एक सोशल मीडिया पे एक आंदोलन दिखा, कॉकरोच जनता पार्टी, आपके भी उस पर बयान आए, लेकिन हम आज जानना चाह रहे हैं कि चूंकि कई लोग का नाम, खास करके विपक्ष के कई नेताओं का नाम आ रहा है कि इसके पीछे ये लोग काम कर रहे हैं। कई जगहों पर कल वामपंथी संगठनों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, उसमें उन्होंने कॉकरोच नाम रख लिया था अपना। तो क्या लग रहा है कि ये एक देखिए आंदोलन है या फिर एक आंदोलन प्रोपेगेंडा है? नहीं, आंदोलन ही है। आप बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक गरिमामयी पद होता है, अगर वह व्यक्ति बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे तो दुखद बात है। एक समझदार इंसान जो एकेडमिक है, जो डॉक्टरेट है, नहीं डॉक्टरेट नहीं, सॉरी, वो यूनिवर्सिटी में, डॉक्टरेट ना जरूरी नहीं है, यानी एक एकेडमिक इंसान अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे तो मेरे हिसाब से नाराजगी होनी चाहिए। और ये व्यवस्था की देन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विगत 12 वर्षों की सरकार है, भले उनके समर्थक उनका बचाव कर ले, लेकिन आज देख सकते हैं विदेश नीति पूरी तरह फेलियर हो चुकी है, रोजगार नीति फेलियर हो चुकी है। उन्हीं आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उनका भाषण होता था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है, उन्हें शायद उन्हें अपना भाषण पुनः सुनना चाहिए। आज कहाँ रुपया हमारा चला गया? तो इसलिए मेरा मानना है कि ये व्यवस्थाओं से उत्पन्न जो उदासीनता, लोगों का काम ना बनना, आम व्यक्ति का विभाग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा सुना ना जाना, इस सीजेपी के उदय का कारण है। नीट पेपर लीक और ये सीबीएसई में गड़बड़ झाला है, दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल गड़बड़ झाला है। आज अगर नीट पेपर लीक जो लगातार हो रहा है, पिछले एक दशक में लगभग सैकड़ों के आसपास हम पहुंच जाएंगे पेपर लीक के मामले में। यह केवल पेपर लीक नहीं है, करोड़ों छात्रों के जो सपने हैं, उस सपने को चकनाचूर किया जा रहा है, उनके मंसूबों को, उनकी उम्मीदों को तार तार किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो पद की गरिमा होनी चाहिए। जो विभाग के मंत्री हैं, उन्हें एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे नहीं अगर संभल रहा है, अगर उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, संचालित होंगी, तो उन्हें इस पद में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। एनटीए को यूपीएससी से सीख लेने की आवश्यकता है क्या? निसंदेह सीख लेनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम आप चाइना मॉडल को इस्तेमाल करें कि कैसे लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है जब परीक्षाएं होती हैं। तो कैसे अब अभी जितना आप विधायकों और सांसदों के पीछे काफिला होता है, वो काफिला होता है जब कोई पेपर लेके गाड़ी में जाता है सेंटर तक, तो वो सुरक्षा होती है। आइसोलेट करना होगा, बैठ के प्लानिंग करना होगा। जो लोग पेपर बनाएंगे उनको घर से, परिवार से कुछ महीनों के लिए नाता तोड़ना होगा। जब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, यानी होनी बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतांत्रिक भारत है, डेमोक्रेसी है, फिर काहे का डेमोक्रेसी अगर जवाबदेही तय नहीं होगी? जवाबदेही सबकी बनती है, लोकतांत्रिक भारत है। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से जयराम जी ने बताया कि नीट पेपर लीक सरकार की फेलियर है, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो नीतियां हैं, उनका फेलियर है। साथ ही उनसे हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें राज्यसभा चुनाव हो या फिर इसके अलावा अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी, विवाह और पीएचडी की डिग्री मिलने को लेकर के तमाम विषयों पर बात हुई। भाषा विवाद पर भी उनसे बातें हुई, सब पर उन्होंने प्रखर रूप से जवाब दिया है। अब आने वाले वक्त में इनके जवाब के बगल में, इनके जवाब के बदले जो दूसरा जवाब है, जो विपक्ष का जवाब है, वह भी आपको सुनने को मिलेगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।